कभी सोचा है जेब में पैसे तो उतने ही हैं लेकिन वस्तुओं की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। जो पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का पहले इतना बड़ा मिलता था, अब उसमें बहुत कम, जिसको 50% आने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे महंगाई कहते हैं और अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। आज समझेंगे कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं और इसे किस तरीके से रोक सकते हैं और हमारे मानव जीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हो रहे बदलाव को इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु पहले 100 रुपए की मिल रही थी और बाद में 120 रुपए की मिलने लगी तो 20 रुपए महंगी हो गई, मतलब कि उसका रेट बढ़ गया। इसे महंगाई भी कहा जाता है और मुद्रास्फीति भी। जान लेते हैं कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। बेसिकली ये 4 प्रकार की होती है। लागत संचालित, जिसे हम कहते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। दूसरी होती है मांग आधारित, मतलब कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तीसरी होती है मुद्रास्फीति, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। और चौथी होती है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक इन्फ्लेशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन। धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। पहला, लागत आधारित मुद्रास्फीति, मतलब कि कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। ये लागत आधारित है। किसी भी वस्तु के बनने में हुई लागत अगर बढ़ जाए तो उससे भी इन्फ्लेशन आ सकती है। इसका मतलब ये, मतलब कि अगर कोई वस्तु के कच्चे माल महंगा हो जाए, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो परिवहन भी बढ़ जाएगा, और जब परिवहन बढ़ जाएगा तो किसी वस्तु को बनाने में, कच्चा माल लाने के लिए जो भी सामग्री लगती है और आने का खर्चा उसमें जोड़ दिया जाए तो महंगा हो जाएगा। और उस वस्तु का अगर लागत महंगी हो जाएगी बनाने की तो वो बाजार में आकर महंगी बिकेगी, और जब महंगी बिकेगी तो इससे भी इन्फ्लेशन आ सकती है, क्योंकि लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। और जब खरीदना कम कर देंगे तो उस वस्तु की मांग गिर जाएगी, और जब मांग गिर जाएगी तो कंपनी को घाटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा है हमारा मांग आधारित इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तब होती है जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। मान लीजिए कि दीपावली का मौका है और प्याज की कीमत में तत्काल रूप से एकदम से उछाल आ गया। तो जब प्याज की कीमतों में उछाल आ गया और इतनी ज्यादा सप्लाई है नहीं, सिर्फ मांग बढ़े जा रही है प्याज की। जब मांग बढ़े जा रही है प्याज की तो दुकानदार अपनी प्याज का रेट बढ़ा देंगे। बोलेंगे कि मैं 10 रुपए किलो नहीं दे रहा, मैं दूंगा 20 रुपए किलो, और आपको लेना पड़ेगा। और जब आप लेंगे तो आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। तो इसलिए मांग आधारित इन्फ्लेशन भी एक मुद्रास्फीति का कारण बन जाती है। मांग बढ़ गई तो लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। जब मांग बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े तब भी मुद्रास्फीति हो जाती है, और जब सप्लाई बढ़ जाए मांग ना बढ़े तब भी मुद्रास्फीति हो जाती है। दूसरा आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकार की वजह से ही होती है। जब सरकार लिमिट से ज्यादा पैसा नोट छाप देती है, तब हम ये वाली मॉनेटरी इन्फ्लेशन होती है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन को सरकार ही रोकती है। आरबीआई इसके लिए पॉलिसीज बनाती है और अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, जिसको हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर कैसे रोकते हैं। उसके एक सेक्शन में उसको पढ़ेंगे। फिलहाल जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई देश अपनी मुद्रा को छापता रहता है कि बिना किसी चीज को देखे कि आवश्यकता हमको है या नहीं है, और छापता रहे, तो उसमें मुद्रा की जो कीमत है वो घट जाएगी। जब मुद्रा की कीमत घट जाएगी तो हमको एक समोसा लेने के लिए भी एक ट्रक भरकर मुद्रा लेकर जानी पड़ेगी, जैसे जर्मन में हुआ था। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उस पर पैसे बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया गया जर्मनी पर, और इतना ज्यादा कर्ज डाल दिया गया उसके ऊपर, तो उसकी मुद्रा की कीमत घटने लगी। जब मुद्रा की कीमत घटने लगी तो सरकार और ज्यादा पैसा छापने लगी, और ज्यादा पैसा छापने लगी। जब सरकार पैसा छापने लगी तो उसकी कीमत और ज्यादा घटने लगी। जब कीमतें घटती रहती हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है। चौथा इन्फ्लेशन है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाना। जब इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख देती है। ये मंदी लाने का चांस भी बढ़ा देती है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल से रुकती है, और सरकार उस स्थिति में ना जाए उससे पहले ही इसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। आरबीआई और सरकार मिलकर इसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। अब जान लेते हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। जब आप कल किसी वस्तु को 100 रुपए की लाए थे और आज उसी वस्तु को लेने जाते हैं और 120 रुपए की मिलती है, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 120 रुपए की कैसे हो गई। और जब 120 रुपए की कैसे होगी तो आप उसको नहीं ले पाएंगे, और जब नहीं ले पाएंगे तो या फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। जब एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं तो आपकी जेब पर बोझ हो रहा है। आपने, हो सकता है 20 रुपए आपने किसी और काम के लिए किसी और काम के लिए रखे हो, अब वो वाला काम नहीं हो पाएगा। तो उससे हमारे काम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है।
इस मुद्रास्फीति से। इस तरीके से हमारी लाइफ पर भी मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। लेकिन हर एक चीज को रोकने के उपाय होते हैं, ऐसे ही मुद्रास्फीति को भी हम रोक सकते हैं। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 6 उपाय हैं, उसको कर लेंगे तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन रुक जाएगी। पहले जान लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहला है कि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर नियंत्रण हो। दूसरा है आयात निर्यात पर मतलब गौर किया जाए। अगर प्याज की कीमत बढ़ रही थी बाजार में तो उसको आयात भी कर सकते थे दूसरे देश से। और तीसरा है यहाँ पर कि जो टैक्स है उसको कम किया जाए और सब्सिडीज को बढ़ा दिया जाए। चौथा है ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए। और नेक्स्ट है सामान की सप्लाई में बढ़ोतरी की जाए, या फिर सामान को जो ये चैन होती है सामान को ढोने की, उसको एक अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए और कम कीमत पे किया जाए। अब जान लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। पहला तो सरकार के खर्च पर नियंत्रण। अगर सरकार बिना मतलब के खर्च करती रहेगी तो सरकार का पैसा पब्लिक में आएगा, मार्केट में आएगा। जब मार्केट में पैसा आएगा तो वो भी व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं होगा। जब व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं होगा और ऐसे ही खर्च हो जाएगा तो उससे मांग बढ़ जाएगी वस्तुओं की और मुद्रास्फीति के चांस आ सकते हैं। ब्याज दरें बढ़ा दें। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए, आप गए और आपने सोचा कि आज एक गाड़ी खरीद लेते हैं फाइनेंस पर, और आपने जैसे ही फाइनेंस वाले से पूछा तो उसने जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बताई। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो आप सोचेंगे कि कुछ दिन और सही, बाद में खरीद लेंगे जब पैसे हो जाएंगे। जब बाद में आप खरीदेंगे तो मांग नहीं बढ़ाई आपने, और जब मांग नहीं बढ़ाई तो मुद्रास्फीति भी नहीं बढ़ी। तो एक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। दूसरा था अगला था हमारा आयात और निर्यात। अगर हम प्याज की कीमत जैसे ही मांग बढ़ रही थी तो उस मांग के अकॉर्डिंग हम बाहर से प्याज को इंपोर्ट करा लेते। जब इंपोर्ट करा लेंगे प्याज को तो प्याज की आपूर्ति और सप्लाई बराबर हो जाएगी। जब दोनों संतुलन में हो जाएगी तो दुकानदार प्याज का रेट बढ़ाने के लिए विवश नहीं होंगे और ना ही हम उसको ज़्यादा पैसे देंगे। तो इससे भी एक तरीके से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। सरकार को पैसे छापने पर नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि बिना मतलब पैसे छाप रही है, बस आंख बंद किए और पैसे छापती जा रही। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होता है किसी देश में। अगर होता है तो वो देश बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मुद्रा की करेंसी का रेट डाउन होता चला जाता है। ये मुद्रा का रेट कैसे निर्धारित होता है इसको हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल जानते हैं कि मुद्रा का रेट हमारे जीडीपी के अकॉर्डिंग सेट होता है और उतने ही हम नोट छाप सकते हैं जितनी हमारी मुद्रा जीडीपी के अकॉर्डिंग तय होता है। तो उससे ज़्यादा अगर हम छापते हैं तो हमारी मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो जब वैल्यू कम होती जाएगी तो एक समोसा खरीदने के लिए भी हमको एक ट्रक भरकर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम नहीं चाहते। इसलिए पैसा नहीं छापना चाहिए सरकार को बिना मतलब। नेक्स्ट हमने बताया था टैक्स और सब्सिडी। अगर टैक्स में कमी होगी तो उस बाजार में पैसा आएगा। जब बाजार में पैसा आएगा तो मांग और आपूर्ति दोनों का संतुलन बना रहेगा। और वहीं टैक्स अगर सरकार लगा रही है किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए आटे पर सरकार ने टैक्स लगाया। जब आटे पर टैक्स लगाया तो एक आम आदमी की जेब पर वजन पड़ा उससे। वहां पर सरकार सब्सिडी दे सकती है कि आप इतने ही रुपए में आटा खरीदिए, जितने में पहले खरीदे थे हम आपको सब्सिडी इतने रुपए की दे देंगे। जितना बढ़ा था उतना आप सब्सिडी दे देंगे तो सरकार आम आदमी की जेब पर कम खर्च होगा। जैसे कि आजकल राशन वितरण योजना चल रही है। कुछ ये कारण थे मुद्रास्फीति को रोकने के। अगर आप इनका पालन करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। आपने जान लिया है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं और मुद्रास्फीति का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है और मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है एक देश के द्वारा। आप जान चुके हैं मुद्रास्फीति के बारे में सब कुछ। लास्ट में आपको बता दूं ये मुद्रास्फीति कोई नई चीज नहीं है। हर एक देश में इन्फ्लेशन होती है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक होती है। इसको रोकने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठाती है। हर एक देश इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने देता है और नोट की छपाई पर बहुत अच्छे रूप से विशेष ध्यान देता है। नोटों की छपाई एकदम से इन्फ्लेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि अगर मुद्रा की कीमत घट जाती है तो देश की कीमत घट जाती है, और जब देश की कीमत घटने लगती है तो मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है। जो विदेशी लोग होते हैं उनका हमारी मुद्रा या उस मुद्रा जो जिसका नोट छप रहे हैं उस पर विश्वास कम हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिख दें अपने प्रश्नों को अगर आपको कोई रह गया हो तो। और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगला चैप्टर मुद्रा को किस तरीके से हम छापते हैं, अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग हम कितने पैसे के छाप सकते हैं और कितना नहीं छाप सकते, इसके बारे में अगली वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।